Hello and welcome back. Today I am Vasudha Srivastav, presented my screen with new video that is on an overview of economic journey of G7, G8 and G20. How it is formed and what is the history behind it, what are the function of it, and especially G20 is important of this year. G20 is important for us because its summit will be held in India and the presidency is in India's hands. So all over is very important. So let's start with the video. First is I wanted to mention कि G20 है क्या आखिर. Okay, so first thing you have to know that it is not an international organization. It is not an international organization. It is just an informal group ऑफ इंडस्ट्रियलाइज एंड एडवांस कंट्री. तो हुआ यूं कि G7 जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. इस चीज को ध्यान में रखना है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती हैं? IMF, WTO एंड मेनी मोर, वर्ल्ड बैंक, ओके, एंड बहुत सारी हैं. और लेकिन G7 जो है वो एक इनफॉर्मल ग्रुप है. दिस इज नॉट अ ऑफिशियल ग्रुप. This is an informal group of whom industrialized और advanced economies का एक ये informal group है. अब चाहे G7 हो, G8 हो या फिर G20 हो, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो है फाइनेंशियल कॉपरेशन को मेंटेन करना और इस तरीके से मेंटेन करना कि एक साथ उन कंट्रीज को प्रॉफिट भी हो और वो फ्यूचर के फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस को प्रिवेंट कर सके. और इंटरनेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिसीजंस ये सब बाद में ऐड हुए, न्यूली एडेड ग्रुप्स हैं, न्यूली एडेड ऑब्जेक्टिव्स हैं ये. बट जो मेन ऑब्जेक्टिव्स जिसके पीछे ये ग्रुप एस्टैब्लिश्ड हुए, G7 एंड G8, वी विल टॉक अबाउट G20 लेटर. बट फर्स्ट आई वांटेड टू मेंशन दैट जो मेन ऑब्जेक्टिव था G7 एंड G8 के एस्टैब्लिशमेंट का वो ये है कि फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने सोचा है कि ऐसे इकोनॉमिक कॉपरेशन बिहेवियर को एस्टैब्लिश किया जाए जिससे उनकी कंट्रीज को बेनिफिट भी हो और साथ में फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम कर सके. नाउ आई प्रेजेंट माय नेक्स्ट स्लाइड दैट इज ऑन जस्ट अ मिनट. आई वांटेड टू टेक अ एरो. यस, नाउ आई वांटेड टू मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ G20. Now G20 is something different as compared to G7. So these objectives are like largely use a macroeconomic issues which I already mentioned, use like a balance of payments regarding trade, okay, and financial cooperation with each other, sustainable development, health, agriculture, means some kind of policies and decisions or agreements has to be signed in these summits. So you have to maintain an environment, climate change and do action against corruptions as well as protection and a well flourishment of the agriculture, betterment in a health sector. So these are the objectives of a G20 along with the macroeconomic issues which you already know. Now I will present you. Now what why do we consider these group as a international? We did not consider these group as a international organization. So please understand this thing. The first reason is that these are the informal group. इनफॉर्मल ग्रुप होता क्या है, पहले तो ये चीज समझ लो. इनफॉर्मल ग्रुप ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके लिए कोई भी चार्टर की जरूरत नहीं पड़ती है. चार्टर इज नॉट नीडेड, नॉट एनी जो आपका एक रजिस्टर्ड या फिर आप कहेंगे एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है इन टाइप के ग्रुप को एस्टैब्लिश करने के लिए. एक इंटरनेशनल ग्रुप क्या होता है जिसमें पूरी वर्ल्ड वाइड की कंट्रीज जो हैं वो हो और उसमें उन सब का साइन करेंगी एग्रीमेंट और वो सारी उसमें एग्री होंगी और फिर डिसीजन होगा कि हाँ हम एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं जो इन ऑब्जेक्टिव्स पे चलेगा, जैसे UNO.
So it is international organization because it is based on charter. चार्टर का मतलब ये है कि वो एक इंटरनेशनल, एक ऑफिशियल फॉर्मल एग्रीमेंट से बाउंड है, उसके बाद वो एस्टैब्लिश हुआ. इनफॉर्मल ग्रुप का मतलब ये है कि कुछ ग्रुप है, कुछ सर्टेन कंट्रीज का ग्रुप है ये. व्हाट इज दैट? इट इज अ ग्रुप ऑफ सर्टेन कंट्रीज जिसके बेसिस पे जिन्होंने अपने पर्सनल प्रॉफिट को देख के एक ग्रुप एस्टैब्लिश किया जहां पे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्रोसीजर्स में रहेंगे. तो दिस इज नॉट अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए सबसे प्रायर चीज है कि एक वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट से बाउंड हो जिसमें वर्ल्ड वाइडली सबका सहमति हो. बट इट इज नॉट दैट, इट इज अ ग्रुप ऑफ सर्टेन कंट्रीज. ये ग्रुप किसका है? सर्टेन कंट्रीज का है. सेकेंड थिंग ये है कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है. क्या? G7, G8 एंड G20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है बिकॉज इनका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरिएट भी नहीं है. कि ये नहीं है कि जैसे इनका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है या फिर ब्रसेल्स में है, ऐसा कुछ नहीं है. Okay, so these two things which you have to mention, then why these international organizations, why these informal groups, or why these G7, G8 and G20 is not considered as an IT organization is because these are informal group. These are not based on any international agreement which are these bounded by the all worldwide nation and then they take a decision like a UNO. No, it is a certain profit motive groups of a certain countries who are in a cooperation with each other in order to achieve some objectives of their own. Okay, so now I will tell you next thing, that is, first I wanted to take a arrow because this slide is just now what is a reason for a separate group, इनफॉर्मल ग्रुप? अब ऐसा क्या जरूरत पड़ गई थी? क्योंकि हमारे पास तो अगर आप बात करें फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की या फिर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात करें तो हमारे पास तो वैसे भी IMF था कि नहीं था? IMF था एंड वर्ल्ड बैंक था और हमारे पास WTO भी था, बहुत सारी चीजें थी. तो हमें एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस की या फिर इन लोगों को जो कंट्री है G7 में उनको क्या जरूरत पड़ गई कि वो सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन एक एस्टैब्लिश करें? उसका रीजन ये है कि इनके कुछ अपने पर्सनल मोटिव्स थे. ओके, इनका रीजन ये है कि हमें एक ऑलरेडी अचीव करना था और इनका अगर देखिए, अगर इन्हें कोई एग्रीमेंट पास आउट कराना है, ओके, इनके पास UNO है, IMF है, तो उसमें इन जो ये G7 कंट्रीज हैं उनके अगेंस्ट कंट्रीज भी पार्ट हैं, उनके काउंटर अटैक वाले भी पार्टिसिपेंट हैं. तो एग्रीमेंट को पास आउट कराने में इट विल टेक अ लॉन्ग रन पीरियड विच विल नॉट बेनिफिशियल. उनको अगर कोई पॉलिसी या फिर कोई एग्रीमेंट या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है जिससे उनको डेवलपमेंट हो सकता है, उनकी पर्टिकुलर कंट्रीज में उनको इकोनॉमिक फ्लरिश मिल सकता है, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम एज UNO wants a agreement of everyone. So what about this? This is very important. तो अब उनके लिए बहुत ही लॉन्ग डिलेइंग या फिर लॉन्ग रन पीरियड्स हो रहा था, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम एक ऐसी इनफॉर्मल ग्रुप बनाएं जिनका ऑब्जेक्टिव्स या फिर प्रॉफिट मोटिव बिल्कुल हमारे जैसा हो, जिनको जरूरत हो जस्ट लाइक अस कि हमें एक इन सेक्टर्स में इकोनॉमिक कोऑपरेशन या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है. लेकिन अगर हम UNO या फिर IMF के सामने ये रखेंगे साइन आउट, तो इट विल टेक अ vote of every countries and it will goes into a long run, it might be passed or not. So इन्होंने डिसाइड किया है कि इनफॉर्मल ग्रुप बनाते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव्स जिनके मोटिव्स बिल्कुल हमारे जैसे एग्जैक्ट हो, और वो क्रिएट करता है सबसे पहले G4, फिर G5 किया उसने, फिर G6 हुआ एंड देन G7 बना. I will tell you the history of all this.
तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक इनफॉर्मल सेपरेट ग्रुप की क्यों जरूरत पड़ी है, उसका रीजन ये है कि अगर वो अपने एग्रीमेंट्स या फिर पॉलिसीज या फिर कुछ भी अगर कोई नया मोटिव्स है वो अगर पास आउट कराना चाहते हैं तो इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वहां पे उनके अगेंस्ट कंट्रीज भी स्टैंड आउट है, तो हो सकता है वो उनका नेगोशिएट करे या फिर उनको। तो इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट करते हैं जो किसी एग्रीमेंट या फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट से बाउंड नहीं है, इनफॉर्मली है, हम उन कंट्रीज को एड ऑन करेगा जिनका ऑब्जेक्टिव मोटिव्स बिल्कुल हमारे जैसा हो। अब इसका ना एक कॉन्सिक्वेंस हुआ है, अगर मैं कॉन्सिक्वेंस की बात करूं ना, इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि इस वजह से अब जैसे इस टाइप के इनफॉर्मल ग्रुप एस्टैब्लिश तो हो गए, बट इस वजह से आपका ना क्या हुआ है कि जो इफेक्टिवनेस थी यूएनओ की, आईएमएफ की, वो कम हो गई। उसका रीजन ये है कि उनको जो भी, जैसे G7 कंट्रीज का ही मैं एग्जांपल लेती हूँ, उनको जो भी जरूरत होगी जिस भी एग्रीमेंट की, जिस भी साइन की या फिर जिस भी डिसीजन मेकिंग पॉलिसी की, वो खुद डिसाइड करेंगे इतनी सारी कंट्रीज और अपना सर्वसम्मति के साथ। और वो पहली बात ये याद रखिए कि एडवांस्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है। किसका है? एडवांस्ड इकोनॉमीज का, बिकॉज इन सब के मोटिव्स ना एक जैसे हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, अच्छे खासे डेवलप्ड हैं, नाउ दे वांट अ फॉर मोर फर्दर डेवलपमेंट, सो इनके मोटिव्स ना ऑल प्रोबेबली सेम है। तो इस वजह से इनके इनफॉर्मल ग्रुप की एस्टैब्लिशमेंट में अब उन्हें जरूरत ही नहीं है इनसे परमिशन लेने की या फिर इनसे सर्वसम्मति पास आउट करने के बाद फिर वो कोई डिसीजन आएगा। दे विल टेक अ डिसीजन ऑन देयर ओन, दे मेक अ ग्रुप। तो इसकी वजह से इसकी जो इफेक्टिवनेस है ना वो रिड्यूस हो गई है, इफेक्टिवनेस जो है वो रिड्यूस हो गई है, एंड दिस इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट विच यू कैन से ऑल्सो, बिकॉज इट इज नॉट अ गुड थिंग। नाउ अब हम बात करेंगे कि ये जो ग्रुप्स हैं, मैंने G7 के ऑब्जेक्टिव्स बताए, G20 के ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, अब मैं आपको बताऊंगी फंक्शनिंग। ऑलमोस्ट क्या, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फंक्शनिंग है, ऑब्जेक्टिव्स थोड़े G20 के डिफर हो जाते हैं बट फंक्शनिंग सेम है, कैसे काम करती हैं, क्योंकि उसी का तो वो आगे एक्सटेंडेड फॉर्म है, राइट? I wanted to change a color of that also. Let's take a ink pen, green pen. Okay, now I wanted to talk about the functioning of this groups, whether it is for G7, G20 और G8. Okay, so कैसे काम करता है अब ये? इनकी कोई तो देखो आपको पता है कोई सेक्रेटरीट तो है नहीं कि वो जहां पे उनकी मीटिंग हो, तो इनकी एनुअल समिट्स होती हैं, एनुअल इनकी समिट्स होती हैं। जैसे इस टाइम में G20 का समिट इंडिया में होना है, मतलब इंडिया के हाथ में प्रेसिडेंसी है, 2022 के एंड ऑफ में आ गई थी वो, तो नवंबर तक रहेगी। डिसीजन और डिसीजन किसके बेसिस पे होता है? डिसीजन होता है कंसेंसस मेथड के थ्रू, जहां पे सबकी सर्वसम्मति ली जाती है, उसके थ्रू डिसीजन मेकिंग पॉलिसी होती है। और अब आप बात करें कि इनका तो कोई सेक्रेटरीट नहीं है, तो अब ये वर्किंग होती कैसे है? अब जो एनुअल समिट्स है ना वो काम करती हैं अंडर द प्रेसिडेंसीज ऑफ शेरपास। नाउ हु आर शेरपास, आई विल टेल यू। देखो, जो समिट का पूरा काम है कि क्या होना है समिट में, किस टॉपिक्स पे चर्चा होगी, क्या क्या हम डिसीजन मेकिंग्स लेंगे, किस टॉपिक पे हम और फर्दर बात कर सकते हैं, कहाँ पे समिट होगी, पूरी प्रिपरेशन। देखो, एनुअल समिट में हेड ऑफ द स्टेट सबके प्रेजेंट रहते हैं और वो पार्टिसिपेट्स करते हैं। हर कंट्री अपना एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पे प्रेजेंट करती है, हर कंट्री का अपना एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? शेरपास कहा जाता है। शेरपास पूरी ओवरऑल ईयर में मीटिंग्स करते हैं, हर कंट्री का अपना रिप्रेजेंटेटिव है, हर कंट्री का अपना शेरपा है जो डिसीजंस लेते हैं कि क्या जो ओवरऑल पूरा फंक्शनिंग है समिट का, कि क्या, जैसे इस टाइम में इंडिया के हाथ में प्रेसिडेंसी है, तो लास्ट ईयर के शेरपा, मतलब जो जिस कंट्री को लास्ट ईयर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा,
उस मतलब समिट जहां पे लास्ट ईयर एस्टैब्लिश्ड हुई होगी, वहां के शेरपास ने इंडिया के शेरपास से कांटेक्ट किया होगा, फिर प्रेसिडेंसी ली है और साथ में सारे शेरपास से वो डिस्कस करते हैं, पूरे ऑल ओवर थ्रू आउट द ईयर्स ये मीटिंग चलती है कि क्या हम नेक्स्ट समिट में डिसाइड करेंगे, किन किन टॉपिक्स पे हम बात कर सकते हैं, क्या क्या डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, और कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे हम थ्रू आउट मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो हर कंट्री अपना एक रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट करती है समिट में, जो पूरी जिम्मेदारी उठाएगा इस समिट की, या फिर इन पे चर्चाएं जो होगा। देखो ये बात नहीं है एनुअल समिट होगी साल के 1 महीने में तो वो उसी दिन हम काम करने लगेंगे, इसका काम पूरे ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर चलता है। तो उसके लिए हर कंट्री अपना एक रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट करती है, जिसको क्या कहा जाता है, शेरपास कहा जाता है। और ये शेरपास का पूरा कंट्रोल रहता है उन सारे कॉन्ट्रैक्ट में थ्रू आउट द डिसीजन। वो प्रोपेगेंडास डिसाइड करते हैं कि किस पे हमें डिसाइड करना है, क्या बात करनी है, क्या देखना है, क्या डिसीजन मेकिंग्स होगी। तो आई थिंक यू गाइज हैव क्लियर अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ दैट। जिसकी समिट होती है, डिसीजन कंसेंसस मेथड के थ्रू लिया जाता है, और प्रिपरेटरी वर्क शेरपास करते हैं। शेरपास बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। So next is what is a history behind. So here we talk about the history of G7. So first in 1973 में ऑयल प्राइस शॉक्स आए, मतलब ओपेक कंट्री ने अपने जो प्राइसेस हैं वो हाइक पे कर दिए, और एडवांस कंट्री को इसके वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस आउट करनी पड़ी, और इस वजह से एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। एंड तो इन सब कंट्रीज ने, जितनी भी एडवांस कंट्रीज थी, इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो होता कि हम कुछ ऐसा क्रिएट कर लेते जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती कि इन फाइनेंशियल क्राइसिस से। बिकॉज ये जो ऑयल प्राइस शॉक्स ने ना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट किया था, और ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन का सबसे बड़ा रीजन आई थिंक सो यही है। तो इस वजह से ये फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट होने से इन एडवांस कंट्री को ऐसा फील हुआ कि इनको एक ऐसा ग्रुप की जरूरत है जो इकोनॉमिकली इनके साथ कोऑर्डिनेट कर सके। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन के लिए इनकी जरूरत है, क्योंकि इन सारी कंट्रीज को लॉस आउट हुआ था जो एक एडवांस्ड इकोनॉमीज थी, इनको इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत थी। और साथ में इन्होंने सोचा कि एक ऐसा ग्रुप हम क्रिएट करें जो फाइट आउट कर सके इस टाइप की क्राइसिस में। तो 1973 में ट्रेजरी सेक्रेटरी जो थे यूएसए के जॉर्ज शुल्ट्ज, इन्होंने एक इनफॉर्मल मीट, याद रखना इनफॉर्मल मीट है, बिकॉज अपने पर्सनल मोटिव के बेसिस पे ये कंट्रीज एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, सो दिस इज नॉट अ फॉर्मल थिंग। सो इट इज उन्होंने एक इनफॉर्मल मीट कंडक्ट की डिस्कस करने के लिए इस बारे में जो ये आइडिया थ्रू आउट हो रहा था इनके ब्रेन में। और 1973 में ये G4 फॉर्म्ड हुआ, बिकॉज उस मीटिंग में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट किया था, वो थी यूएसए, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी। These all form a G4 group in 1973। तो ये डिसाइड हो गया। देन उसके बाद 1974 में जापान और ऐड हो गया G4 में। जापान ऐड होके ये G5 क्रिएट हो गया। एंड इन द सेम ईयर फ्रांस में मीटिंग हुई, समिट हुई इसकी, फ्रांस में समिट हुई रैम्बोलट नाम के शहर में, जहां पे इस G5 में इटाली भी ऐड हुआ, जिसने इसको G6 में फॉर्मुलेट कर दिया। देन इन 1976 में G6 में कनाडा और ऐड हुआ, और जिसने इसको G7 में फॉर्मुलेट किया। तो दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ G7 फ्रॉम G4 टू G7। जो 4 कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि वो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को मीटअप करने के लिए और इस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस आउट करने के लिए, जो अभी ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन की सिचुएशन आ गई है, अब फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो हम अपने आप को स्टैंड आउट रख सके उस सिचुएशन में,
तो उसके लिए उन्होंने ये ग्रुप का फॉर्मुलेशन किया था, जो काफी हद तक इंप्रूवमेंट रहा, इवन बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहा इन कंट्रीज के लिए। सो नाउ अब हम देखेंगे, और एक और चीज है यहाँ पे 1977 में क्या हुआ, इकोनॉमिक यूनियन ईयू, उसने भी अपना इंटरेस्ट शो करना स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड टू शो देयर इंटरेस्ट इन G7। तो G7 ने उसको एज अ पार्टिसिपेट एड ऑन तो कर लिया, लेकिन वो एक नॉन एन्यूमरेटेड पार्टिसिपेंट रहा, जिसको एक फॉर्मल, जो कहेंगे हाँ इनफॉर्मल ग्रुप है, लेकिन उसके जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं उसमें उसको नहीं कंसीडर किया गया, वो एक नॉन एन्यूमरेटेड या फिर आप कहेंगे नॉन परमानेंट पार्टनर था। ईयू 1977 में एड ऑन हो गया था बिकॉज इट शोज इट्स इंटरेस्ट। तो नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज, अब हम देखेंगे किस तरीके से जो हिस्ट्री है फॉर्मेशन की, G8 की G7 से फॉर्मेशन हुआ एंड देन वो अगेन रीफॉर्मुलेट हो गई G7 में। तो इसका पूरा एक प्रोसीजर है, हिस्ट्री है इसके पीछे। तो वी विल स्टार्ट दैट कि 1977 में आई ऑलरेडी मेंशन यू कि ईयू ने स्टार्ट कर दिया था अपना इंटरेस्ट शो करना, और इन ईयू एज अ नॉन एन्यूमरेटेड, स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पे, तो नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर के फॉर्म में वो फॉर्मुलेट हो गई। लेकिन अब ये तो ईयू का कंसिडरेशन है। नाउ अब फॉर्मेशन हम G7 से G8 का फॉर्मेशन अगर देखें तो क्या हुआ, कोल्ड वॉर के बाद में जो सोवियत यूनियन था वो कोलैप्स हो गया, उसमें से रशिया भी एज अ कंट्री हुई, और रशिया जो कंट्री थी उसको मतलब उस टाइम में न्यू एक एस्टैब्लिशमेंट थी। तो इन जो G7 कंट्रीज हैं इन्होंने डिसाइड किया, सोचा कि क्यों ना हम रशिया को भी इसमें एड ऑन कर लें। तो जो नेपल्स में जो समिट हुई, ये इसका ईयर मैं लिख देती हूँ, 1994 में नेपल्स में एक समिट हुई जहां पे रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्स्टीन को भी इनवाइट किया गया। और फॉर्मली की अगर आप बात करें तो रशिया फॉर्मली मेंबर कब बना, 1997 में रशिया फॉर्मली मेंबर बन गया था डेनेवर समिट में। डेनेवर समिट में रशिया 1977 में फॉर्मल एक मेंबर बन गया था G7 का। तो नाउ G7 में रशिया एड ऑन हुआ फॉर्मली 1977 में, और जिससे वो क्या बन गया, वो बन गया G8 का ग्रुप, कंट्री ऑफ 8 ग्रुप्स। सो अब नेक्स्ट थिंग इज दैट आई विल शो यू इन ऑन नेक्स्ट स्लाइड दैट, अब एक चीज ध्यान में रखिए, एक ना इन लोगों का जो G7 ग्रुप्स हैं इनका एक कोर ग्रुप है, कोर ग्रुप है G7 कंट्रीज का, विच टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल ग्रुप। एक कोर ग्रुप है जिसे आप एक फाइनेंशियल ग्रुप कह सकते हो, जो फाइनेंस से रिलेटेड all the transactions, all the decisions about all of these things, उसका जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ G7 कंट्रीज थी। रशिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ कोर ग्रुप, although Russia is a member of G7, so it will become became a G8, but रशिया इस कोर ग्रुप का मेंबर नहीं था, जो फाइनेंशियल डिसीजंस और उनके बारे में एग्रीमेंट साइन करना, उसमें इसको रशिया को एड ऑन नहीं किया था उन G7 कंट्रीज ने। ठीक है, तो रशिया इस कोर ग्रुप का कभी भी पार्ट नहीं रहा है। सो फ्रॉम 1997 से 2014 तक रशिया ने इसकी पार्टिसिपेंट एज अ मेंबर इसका मेंबर रहा, बट उसके बाद 2014 में ना क्या हुआ कि रशिया को फ्रॉम G7 से बाहर कर दिया गया, G8 से रशिया बाहर हो गया, आउट ऑफ
G8 एंड उसका रीजन में कई सारी कंट्रोवर्सीज हैं। इवन एक पहले ये सुन लीजिए कि 2014 में जो समिट रशिया के सोची सिटी में होनी थी वो भी कैंसिल हो गई एज इट वाज बीइंग आउट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ G8 दैट इज नाउ। अब G8 से वो फिर से G7 ग्रुप बन गया था। इसका रीजन है कि कंट्रोवर्सीज बहुत सारी हुई हैं, जिसमें से एक बहुत ही फेमस है कि व्लादिमीर पुतिन के प्रेसिडेंसीज में या फिर सुपरविजन में रशिया ने एनेक्स किया था क्रीमिया पे, जो ऑन क्रीमिया जो किसका यूक्रेन का पार्ट है, और जिस वजह से G7 कंट्रीज को ये सही नहीं लगा और इस वजह से उन्होंने इसकी प्रेसिडेंसीज आउट कर दी थी। और इवन जो समिट 2014 के रशिया के सोची में होनी थी वो कैंसिल हो गई और ब्रसेल्स में हुई है G7 की वो 2014 की समिट। सो रशिया was a part of G7 from 1997 till 2014, but in 2014 it was उसको आउट कर दिया गया। और एक फेमस आप रीजन समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने एनेक्सेशन जो किया था क्रीमिया पे, वो हो सकता है रीजन व्लादिमीर पुतिन की प्रेसिडेंसी में हुआ था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ G8। ओके, नाउ व्हाट G20, G8 आई ऑलरेडी मेंशनड यू। नाउ अब एक बात आ रही थी कि एक ना क्रिटिसिज्म, जैसे जो G7 है ना वो पूरी अभी उस टाइम में ना वर्ल्ड की जो 3 डिकेड्स अगो 70% वर्ल्ड की पूरी GDP ना वो G7 कंट्रीज के पास थी। मतलब वो ग्रुप वर्ल्ड की पूरी 70% GDP कंसिस्ट करता था, और अभी के टाइम में आप देखोगे तो 50% GDP कंसिस्ट करता है, राइट। तो अब इसमें कई सारी, जैसे G7 का जो क्रिटिसिज्म है, आप एक कह सकते हो कुछ रेलेवेंट इकोनॉमीज या फिर जो फास्टेस्ट ग्रोइंग, जैसे इंडिया भी पार्ट है उसका, चाइना, इवन चाइना को तो आप एक्सेप्टेंसी दे सकते हैं कि चाइना एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, बट इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट G7 ग्रुप। तो एक ये रीजन है। और 1997 में ना एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए। ओके, अब इन जो एशियन कंट्रीज थी ना उनको ऐसा फील हुआ हमको ये क्राइसिस फेस आउट करना पड़ा बिकॉज वी डोंट हैव आवर इनफॉर्मल ग्रुप विच विल fight against these type of crisis or which will take a decision against it. As you all know that a decision, if you wanted to pass in a UNO or UNO, so it will take a long procedure because there your against persons, against countries are also present who will negotiate your terms and conditions, who will not allow to lead that decision in a forward way. So they also feel if we have or such kind of informal group like a G7, so we might not have faced such kind of फाइनेंशियल क्राइसिस, हमें फ्यूचर में ऐसे कुछ क्राइसिस नहीं देखने पड़ेंगे। तो उनको लगा कहीं ना कहीं हमने ऐसा ग्रुप क्रिएट नहीं किया जिस वजह से हमें एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस फेस आउट करनी पड़ी। सो 1999 में बर्लिन में एक कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे एक जो चेयरमैनशिप, ये किसकी चेयरमैनशिप के अंडर हुई थी? ये चेयरमैनशिप के अंडर में हुई थी जो G7 के जो फॉर्मल फाइनेंस मिनिस्टर्स थे उनकी अंडर चेयरमैनशिप में हुई थी। और इन्होंने इनवाइट किया 13 कंट्रीज के मेंबर्स को। किसको इनवाइट किया? 13 कंट्रीज के। किनको? गवर्नर्स प्लस फाइनेंस मिनिस्टर्स को। गवर्नर्स किसके? सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स प्लस फाइनेंस मिनिस्टर्स को इनवाइट किया। और जिसमें से कंट्रीज कौन कौन सी थी? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील एंड चाइना, कोरिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, इंडिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की। सो दिस इज अ पिक्चर विच आई लाइक द मोस्ट बिकॉज यहाँ पे देखो G7 जो है उसमें कंट्रीज हैं 7 countries and then Russia is add on that, and then in this G20 यहाँ पे Russia is also invited in that in those 17 countries.
बट वो G7 से बाहर हो गया था। G8 जो फॉर्मुलेट हुआ था तब उस टाइम वो बाहर हो गया था। तो इन लोगों ने इनवाइट किया और G20 लॉन्च हुआ। और लेकिन उसकी जो ऑफिशियल समिट है G20 की, वो कब हुई? वो 2008 में ही हुई है। जो ऑफिशियल समिट है G20 की, वो 2008 में हुई है। सी G7 की अलग मीटिंग्स चलती हैं, G20 में उस G7 के मेंबर्स ने 13 मेंबर्स और ऐड किए हैं, तो वो ग्रुप है G20, G7 का सेपरेट है। तो 2008 में इसकी फॉर्मल मीटिंग स्टार्ट हुई है, बल्कि ये फॉर्मुलेट तभी हो गया था 1999 में उसका। और अब आई विल टॉक यू अबाउट द G20। इस बार क्या ऐसा स्पेशल है? बिकॉज ये स्पेशल है कि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है इस चीज की। और तो इंडिया के पास इस बार की प्रेसिडेंसी है, और जिसमें इंडिया ने जो थीम रखी है वो क्या रखा है? वसुधैव कुटुंबकम, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, क्लोजली टाइज विद लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। और इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है। इंडिया ने प्रेसिडेंसी जो है G20 की, वो हम इस बार जो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं अपनी कंट्री का जो महोत्सव है वो भी। और साथ में G20 जो है वो दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक ये रहेगी। एंड नेक्स्ट थिंग दैट इज what are India's priority in this G20 summit? So that is green development, climate finance and life. Okay. Accelerating the progress on SDGs. Now you already know that what is SDGs. SDGs के गोल हैं पूरे, उन पे एक्सेलरेट करना है हमें। एक्सेलरेटिव इंक्लूसिंग रिसाइलेंट ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, multilateral institutions for 21st century and women-led development. And that's all with my video. Thank you.